चलो हेलो यार एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर मिलिंद, इंटरनल मेडिसिन एमडी। सो यार आज अपना जो डिस्कशन रहेगा वो पार्ट सेकंड है एमआई का। इफ एवरीबडी मोस्टली हियर हैज अटेंडेड प्रीवियस लेक्चर तो इट विल बी ए पीस ऑफ केक फॉर यू। अपने जो कल डिस्कशन करा था उसको भी आज अपने डेप्थ में और डिस्कस करेंगे। इट इज़ नथिंग एल्स। एक्स्ट्रा थिंग जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के बारे में, और दूसरा एंजियोप्लास्टी के बारे में। थ्रोम्बोलिसिस के बारे में एवरीबडी नो समथिंग, बस उसको विल जस्ट एनहांस योर प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट यार। आज अपने मेनली एसटी एलिवेशन एमआई जो आप सब लोगों का फेवरेट है ना, बट मैंने आपको बताया था हमेशा एसटी सेगमेंट लास्ट में देखना है। सबसे पहले आपको रेट रिदम एक्सिस, देन पी, देन पीआर इंटरवल, देन क्यूआरएस, देन टी, देन फाइनली एसटी, है ना। पहले नहीं देखना, यू विल मिस ग्रेट पैथोलॉजीज। तो एसटी एलिवेशन एमआई अपने कब बोलते थे? फर्स्ट 30 मिनट्स आई विल जस्ट टेल यू, सो प्लीज आप ध्यान से सुनिए। Then next 20 to 30 minutes I will quickly go through the slides. तो अभी आप आराम से whatever I am trying to say, try to listen that carefully. Then you will go through the notes easily, है ना। तो ST एलिवेशन एमआई अपने कब बोलते हैं? जब 2 mm से ज़्यादा ST एलिवेशन हो, किसमें? वॉइस सही नहीं आ रही। अब क्लियर है शेख? इज इट बेटर नाउ? प्लीज कोई टाइप करके बता दो इफ एनीबडी एल्स हैज द। ओके, ठीक है, लेट्स गो। तो एसटी एलिवेशन कब बोलेंगे? जब प्रीकॉर्डियल दैट इज चेस्ट लीड्स, मैंने आपको बताया था V1 से V6 ऐसे लगाई जाती है तो इसको अपने चेस्ट लीड बोलते हैं। और ये अपना राइट साइड आर्म इज AVR, ठीक है, लेफ्ट साइड आर्म इज AVL एंड माय सिंगल लिम्ब इज AVF, है ना। ब्लैक वाली इज द न्यूट्रल लीड। ये अपना पहले डिस्कशन हो चुका था। तो चेस्ट लीड के अंदर अगर अपने को 2 mm से ज्यादा जे पॉइंट का एलिवेशन मिल रहा है देन इट इज कंसीडर्ड एसटी एलिवेशन। और मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स को कंसीडर करना है, कॉन्केव को नहीं करना। वो आप और मैं भी ईसीजी कराएंगे, उसमें भी 1-2 mm का आ सकता है। उसको अपने क्या बोलते हैं? मेल पैटर्न ईसीजी, है ना। इट इज फ्रिक्वेंटली फाउंड। तो 25 साल का अगर यंग चेस्ट पेन आ रहा है उस पैटर्न का, कॉन्केव पैटर्न का, उसको थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है। देन लिम्ब लीड्स में ओनली 1 mm इज इनफ, है ना। ऐसे ध्यान रख सकते हो कि यार चेस्ट लीड में बड़े बड़े क्यूआरएस होते हैं तो उसमें बड़ा एलिवेशन चाहिए रेलेवेंट मानने के लिए, और लिम्ब लीड्स में छोटे छोटे क्यूआरएस होते हैं। चेस्ट लीड में बड़े क्यूआरएस के होते हैं क्योंकि वो हार्ट के सबसे नियरेस्ट है, तो वहाँ सबसे बड़े क्यूआरएस, बड़े एम्पलीट्यूड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलेगी। लिम्ब लीड्स आर अवे फ्रॉम योर हार्ट, तो वहाँ क्यूआरएस की जो हाइट है दैट विल बी स्मॉल, है ना। तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग से होता है। इट इज मतलब कोई ऐसा बड़ी साइंस नहीं है। तो लिम्ब लीड्स में इवन 1 mm ST एलिवेशन इज कंसीडर रेलेवेंट एंड प्रीकॉर्डियल लीड्स में 2 mm इज कंसीडर रेलेवेंट। अब जो आपको दिमाग में ध्यान रखना है कौन सी वॉल पे एमआई है। अपनी कभी भी लेट मी क्लोज द माइक्रोफोन। जेम्स आपका माइक्रोफोन यार क्लोज एक बार कर लो, ठीक है। हाँ, सो सी अब होगा क्या, आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि V1 से V6 सारी चेस्ट लीड्स है। तो V1 V2 आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, बीच में आ रहा है और बीच में क्या होता है? सेप्टम। तो V1 V2 कौन सी लीड होती है? सेप्टल लीड्स होती है। V3 V4 इधर आ रही है तो ये कौन सी हुई? एंटीरियर लीड्स। और V5 V6 मेरे थॉरेक्स के लेटरल आ रही है तो ये क्या हुई? लेटरल लीड्स। यही फंडा वहां लगाना है। अगर V5 V6 में एलिवेशन मिल रहा है तो वो कौन सा हुआ? लेटरल वॉल एमआई। V1 V2 में एलिवेशन मिल रहा है तो बीच में आ रहा है मतलब सेप्टम में आ रहा है मतलब सेप्टल वॉल एमआई। और V3 V4 में एलिवेशन आ रहा है मतलब एंटीरियर आ रहा है तो मतलब एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। ये आपको लीड प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने सबसे पहले ईसीजी का आपको क्या बताया था? लीड प्लेसमेंट। अगर वो आपको आता है देन यू कैन इजीली जज द व्हिच टाइप ऑफ एमआई इट इज, है ना। और V1 से V6 सभी जगह आ रहा है तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई, है ना। ये सारी अल्टीमेटली तो एंटीरियर वॉल ही है, तो उसमें सेप्टम भी गया, उसमें एंटीरियर भी गया और उसमें लेटरल भी गया, ठीक है। और तो इसको तो बोलते हैं एंटीरियर लीड्स। और 2-3 AVF इन तीनों को एक साथ ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड इंफीरियर लीड्स। तो 2-3 AVF के इंफीरियर लीड्स, V1 V2 सेप्टल लीड्स क्योंकि बीच में आ रही है, V3 V4 एंटीरियर लीड्स और V5 V6 लेटरल लीड। 1 and AVL आर आल्सो कंसीडर्ड लेटरल लीड्स। तो ये आपको फंडा ध्यान होना चाहिए, तब आप बता पाओगे कि लेटरल वॉल एमआई कौन सा है, एंटीरियर वॉल एमआई कौन सा है और इंफीरियर वॉल एमआई कौन सा है।
अब बात आते हैं, मैंने एक बताया था पीछे भी लीड लगा सकते हो, V7 V8 V9, 12 लीड को बढ़ाने के लिए आपको मान लो 15 लीड ईसीजी करनी है तो पीछे 3 लीड लगा दो, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लीड्स बोलते हैं। तो उसमें अगर एसटी एलिवेशन मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर वॉल एमआई, है ना। और लास्ट में अपना कौन सा है, राइट वॉल एमआई, है ना। अब देखो V1 से V6 आप V1 से V6 यहाँ लगा रहे हो ना, सॉरी मैं पहले इतनी देर से आपको राइट साइड में बता रहा था, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब V1 से V6 ये है एंटीरियर लीड्स, है ना। अब ये मैंने लेफ्ट साइड में लगाई है जो कि नॉर्मल हर्ट होता है। अगर राइट वॉल एमआई देखना है तो आप इन्हीं सबको एज इट इज फॉर्मेट में राइट साइड में लगा दो, तो V1 से V6 राइट साइड के अंदर आ जाएगा। तो ये राइट वॉल एमआई, इसमें 1 mm का भी एलिवेशन मिलेगा तो इट इज कॉल्ड राइट वॉल एमआई। तो यहाँ मिल रहा है इंटीरियर वॉल एमआई, 2-3 AVF में मिल रहा है, 2-3 AVF में मिल रहा है तो इंफीरियर वॉल एमआई, और पीछे मिल रहा है पोस्टीरियर वॉल एमआई। और इन्हीं लीड्स को अगर राइट में लगा दिया तो राइट लीड बन जाएगी जिसको बोलते हैं V1R V2R, तो वहाँ R सिग्निफाइज फॉर राइट। अगर उस साइड एसटी एलिवेशन मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड राइट वॉल एमआई, ठीक है। ये अपने एमआई के टाइप्स हो गए, दैट इज हाउ यू विल जज कि एसटी एलिवेशन एमआई कौन सा है। फिर बात आती है, जब भी एमआई मिलेगा ना, जब भी एमआई मिलेगा तो यू विल फाइंड कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस। मतलब अगर इंटीरियर वॉल एमआई है तो उसमें इंफीरियर लीड में एसटी डिप्रेशन मिलेगा, इंटीरियर वॉल में तो एसटी एलिवेशन, इंफीरियर लीड में एसटी डिप्रेशन। अगर इंफीरियर वॉल एमआई है तो उसमें लेटरल लीड्स में एसटी डिप्रेशन मिलेंगे। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है ना, अरे एमआई है या नहीं है एक्चुअल में, तो यू कैन सी द कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस। कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस है तो डेफिनेटली वो एमआई है, ठीक है। आवाज सही नहीं आ रही। यार अभी आवाज क्लियर है पूराज? ओके, ठीक है। अब अपनों ने देख लिया कि किस किस लीड में एलिवेशन होगा तो अपने उसको कौन सा एमआई बोलेंगे। फिर अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि यार एमआई का मैनेजमेंट, है ना। एमआई का मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पहले डिस्कशन करा था वही सेम रहेगा। ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देंगे और अपने लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, अगर एसटी एलिवेशन एमआई है तो थ्रोम्बोलाइज करेंगे। अगर बहुत हायर सेंटर आपके पास तो आप अर्जेंट एंजियोप्लास्टी करोगे। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि एमआई के अंदर अपने ऐसा नहीं बोला जाता कि लेफ्ट वेंट्रिकल एमआई है, ये राइट वेंट्रिकल एमआई, सिर्फ आरवीएमआई को बोला, वो भी राइट वॉल एमआई। तो व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दैट इज डेथ ऑफ द मायोकार्डियम ना, we talk about the walls of the heart rather than the chambers of the heart, because most of the chambers have ड्यूअल ब्लड सप्लाई। तो यू कैन नॉट से कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल का था, आप यू जस्ट से कि कौन से वॉल का एमआई था, है ना। क्योंकि एक वॉल पे 2-3 चैम्बर अटैच होते हैं, तो जो यूजुअली एक पूरी की पूरी वॉल जाती है ना, जो कि एक ब्लड सप्लाई से सप्लाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी राइट की अलग ब्लड सप्लाई है, पूरी लेफ्ट की अलग सप्लाइड है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा आरसीए पीछे जाके सेप्टम को सप्लाई करती है, एलएडी आगे वाले सेप्टम को सप्लाई करती है ना। तो इसलिए जब व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट इंफार्क्शन वी टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ द हार्ट, है ना। आई विल शो यू द स्लाइड्स लेटर ऑन, है ना। उससे आपको समझ आ जाएगा कि जो भी मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि कौन सी लिम्ब में एलिवेशन मिलेंगे तो कौन सा एमआई बोलेंगे। ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि यार ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी और स्टैटिन्स मोर्टेलिटी को कौन कौन से ड्रग डिक्रीज करती है एमआई में, एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन्स, बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर, है ना। ये सारी ड्रग्स है। बाकी थ्रोम्बोलिसिस और एंजियोप्लास्टी तो करनी है। आपसे पूछा जाए नाइट्रेट्स मोर्टेलिटी डिक्रीज करते यू विल से नो। आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन डिक्रीज करते यू विल से नो। आई विल आपसे पूछा जाए मॉर्फिन डिक्रीज द मोर्टेलिटी, नो। दे ओनली इंप्रूव द सिम्टम, दे ओनली इंप्रूव द pain of the patient rather than improving the mortality of the patient. Statin are very important, and as I previous said earlier
कि यार you should give a statin to a patient of stroke or a patient of MI, doesn't matter his LDL और cholesterol is normal, है ना। ये frequently asked OPD क्वेश्चन होता है। जो भी आपके पढ़े लिखे पेशेंट्स आएंगे ना, तो वो क्या बोलेंगे कि यार डॉक्टर साहब आपने तो यार मेरे अटोरवास्टैटिन लिख दी, मेरा लिपिड प्रोफाइल तो नॉर्मल है ना, आप तो यार गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यू शुड काउंसिल हिम कि यार इट इज प्रोटोकॉल टू गिव स्टैटिन्स इन एनी इस्कीमिया, है ना, whether it is a peripheral arterial disease, whether it is coronary artery disease, or whether it is a cerebrovascular accident ischemic stroke, you should give statins, है ना, because they are proven to decrease mortality in all three cases, even if your lipid profile is normal, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंडिकेशन बताए हैं स्टेटिन के, यू शुड गो थ्रू दैट। 3 इंडिकेशन से पूरा लिपिड प्रोफाइल उसमें खत्म हो जाएगा। अब उसके अलावा ट्रीटमेंट मोना, एवरीबडी नोज मोना, है ना। तो मॉर्फिन, ऑक्सीजन, मॉर्फिन किस लिए देते हैं, टू डिक्रीज द पेन, है ना। इसीलिए आपने पेरीफेरी में जैसे जैसलमेर साइड के अंदर डोडा बहुत ज्यादा है, ओपियोइड जिसको बोलते हैं, जोधपुर साइड में बहुत ज्यादा है। तो इन द विलेजेस, है ना, जब 1990 से पहले इतना कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आया था, है ना, angioplasty and thrombolytic agent were frequently not used in rural or even urban cities of India. तो they just used to give अमल बोलते हैं जिसको देसी लैंग्वेज में, अमल और डोडा। तो that help to relieve the pain of the patient, but that doesn't improve the mortality, है ना। वो बस उसको let go through करने देता था। if he was lucky enough to survive, तो वो 10% 15% EF के साथ जीवन भर काटता था, ठीक है। तो देवर गुड फॉर पेन रिलीफ, नॉट फॉर मोर्टेलिटी। और उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या करोगे, आप मान लो आप पेरीफेरी पे बैठे हो, पीएचसी पे बैठे हो, आपने एस्प्रिन दे दी, च्यूएबल एस्प्रिन देते ताकि ओरल से फास्टेस्ट रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाए। फिर आपने क्लोपिडोग्रेल दे दी 300 mg, आपने अटोरवास्टैटिन दे दी, आपके पास हिपेरिन था, आपने हिपेरिन भी लगा दिया। फिर आइडियल सेटिंग में बात करें कि हर जगह डीसी शॉक अवेलेबल होना चाहिए, बट डीसी शॉक होता नहीं है अवेलेबल। तो पेरीफेरी में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर अफ्रेड टू थ्रोम्बोलाइज, और इट इज जेन्युइन, क्योंकि थोड़ा वायलेंस का इंसिडेंस है। तो द चांसेस आर कि बहुत बार क्या होता है, ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस भी पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, एंड वी नीड टू गिव देम डीसी शॉक, और डीसी शॉक अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम थोड़ा सा डॉक्टर्स के प्रति थोड़ा एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यूजुअली आज जो चलता है वो क्या चलता है कि पेरीफेरी से आप हिपेरिन, एंटीप्लेटलेट और स्टेटिन्स देके रेफर द पेशेंट। जैसे मेडिकल कॉलेज लेवल पे पेशेंट आता है, तो यूजुअली वो 12 आवर्स का विंडो पीरियड अपना रहता है थ्रोम्बोलिसिस का, क्योंकि जो प्लाज्मिनोजन की हाफ लाइफ होती है ना 12 आवर्स होती है, उसके बाद देने का कोई सेंस नहीं बनता थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। तो अपने 12 आवर्स का विंडो पीरियड रहता है, एज सून एज पेशेंट कम्स टू अस ना, वी डू द थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस आप एसटीके से, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस जो कि एक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप सी ऑर्गेनिज्म से निकलता है, उससे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रहता है, newer antiplatelets like alteplase, reteplase. The problem is यार streptokinase is very cheap, है ना। even in government setup, as we have work done in the government setup, तो government setup में it is free of cost, है ना। लेकिन आप private से लोगे, streptokinase is also like a cost of 10,000, while alteplase, reteplase, tenecteplase, these cost from ranging from 25,000 to 40,000, है ना, और mostly available नहीं होता। तो वी यूज एसटी के, अदरवाइज आप हायर सेंटर पे जाओगे, मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे और फॉरेन में जाओगे, दे डोंट यूज एसटी के नाउ मोर, दे यूज एल्टाप्लेज, रेटाप्लेज, है ना। दे आर क्विक करेक्टिंग, है ना। वो सिर्फ 10 मिनट उनमें, और सब में तो आईवी पुश ही सीधा लगता है। यू जस्ट गिव लाइक ऑनडेन सेट्रॉन, एक क्विक आपने बोलस दे दिया, दैट विल बी इनफ, है ना। और एसटीके में आपको 30 मिनट्स तक स्ट्रेप्टोकाइनेज देना पड़ता है, एक NS100 की बोतल में डाल के 1.5 मिलियन यूनिट्स, और आप पेशेंट के पास 30 मिनट्स तक खड़े रहते हो, उसका बीपी हर 2 मिनट में चेक करते रहते हो। बीपी कम होता है तो यू गिव फ्लूइड, 500 ml फ्लूइड से भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, यू स्टार्ट हिम ऑन वेजोप्रेसर, नॉरएड्रेनालिन सपोर्ट, है ना। अगर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेस के कारण और क्या साइड इफेक्ट होता है, एनाफाइलैक्सिस, तो आपको एनाफाइलैक्सिस के अंदर आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एमआई के अंदर, क्या होगा, देखो एमआई में ये नॉर्मल हार्ट है। अब मान लो ये मेरा थंब है, ये मान लो एक वॉल है, सपोज इट इज राइट वॉल, है ना। तो राइट वॉल अगर पंप होना, अगर यहाँ इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, राइट वॉल पंप नहीं होगी। तो अभी तो मेरा देखो राइट वॉल लेफ्ट वॉल दोनों पंप हो रही थी, अब देखो ये क्या हुआ,
राइट वॉल हाइपोकाइनेजिया। ये क्या हुआ? राइट वॉल हाइपोकाइनेजिया। इको में आपको दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड RWMA, रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट का बीपी कम होता है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप हाइपोटेंशन में जब तक पेशेंट का बीपी नॉर्मल ना हो ना, इट इज डिफिकल्ट टू गिव, है ना। तो हमने जब भी वी हैव यूज्ड ना टेनेक्टेप्लेज ना, रिजल्ट्स वर ऑसम, है ना। इवन इन ए पेशेंट ऑफ लाइक 80-year-old, we give with a BP of 80/50, we give alteplase or tenecteplase. As soon as we give it ना, within 30 to 40 minutes, वो क्या होता है, जो इतना बड़ा यहाँ क्लॉट बना हुआ था वो डिसलॉज होता है, उस मायोकार्डियम को सप्लाई बढ़िया होती है। तो पहले जो ये राइट वॉल मूव नहीं कर रही थी ना, अब ये राइट वॉल मूव करने लग जाएगी, तो अपने आप ही पेशेंट का बीपी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए एमआई हर बार जब भी शॉक होता है ना, यू शुड ट्रीट द कॉज, है ना। आप इमरजेंसी में आप फ्लूइड लगा लो चलेगा, आपने वेजोप्रेसर लगा लिया चलेगा, लेकिन अगर आपको कॉज नहीं पता पेशेंट के शॉक का, अगर मायोकार्डियल के कारण मतलब एमआई के कारण शॉक है, तो अंटिल अनलेस यू थ्रोम्बोलाइज और डू द एंजियोप्लास्टी और गिव एस्पिरिन और हेपेरिन ना, पेशेंट का शॉक नहीं इंप्रूव होगा, नो मैटर हाउ मच वेजोप्रेसर यू गिव। वैसे ही सेप्टिक शॉक में जब तक आप एंटीबायोटिक फ्लूइड और स्टेरॉइड नहीं दोगे, तब तक पेशेंट का शॉक रिकवर नहीं होगा। वैसे ही एनाफाइलेक्टिक शॉक में जब तक आप एड्रेनलिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन नहीं दोगे और डाइफेनहाइड्रामिन नहीं दोगे, पेशेंट का शॉक इंप्रूव नहीं होगा। तो आप जो देसी प्रैक्टिस है कि आईवी फ्लूइड दे दिया, नॉरेट दे दिया, ठीक है, इट इज गुड फॉर इमरजेंसी, बट फॉर इमरजेंसी यू शुड नो व्हाट यू आर डीलिंग विथ। ठीक है, अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ शॉक में आए तो यू शुड थिंक ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, यू शुड थ्रोम्बोलाइज और गिव द एंटीप्लेटलेट्स और हेपेरिन डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ द एमआई इट इज। इफ पेशेंट पूरी बॉडी में इचिंग की कंप्लेन लेके आया है और उसने एक एनसेड अभी खाया था और उसकी पूरी बॉडी में फ्लशिंग हो रखी है, रेडनेस हो रखी है, हाइपोटेंशन है, तो यू शुड गिव स्टेरॉइड, you should give adrenaline, you should give IV fluids। और अगर पेशेंट आया है फीवर की हिस्ट्री के साथ, उसका बीपी 80/50 है और हाई ग्रेड फीवर है, काउंट्स 21,000 है, तो यू शुड गिव IV fluid and broad spectrum antibiotic, it is septic shock, है ना। तो द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ द शॉक इट इज। ठीक है, तो अपनों ने पढ़ लिया कि स्ट्रेप्टोकाइनेस के क्या क्या नुकसान है। इट इज कॉजिंग एनाफाइलेक्सिस, इट इज डिफिकल्ट टू गिव इन हाइपोटेंसिव पेशेंट्स। ठीक है, और इट इज टेक्स 30 मिनट्स फॉर द इन्फ्यूजन टू वर्क, है ना। जबकि न्यूअर एंटीप्लेटलेट्स के फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स का, they are quicker acting, they are can be given in hypotensive patient, they can be given in old age patient। दूसरा आप फार्माकोलॉजी जाके जरूर एक बार देखना क्या होता है। द स्ट्रेप्टोकाइनेज वर्क ऑन बाउंड एज वेल एज फ्री अपना प्लाज्मिनोजन। तो देखो अपनी बॉडी में ना, अपनी बॉडी में कोगुलेशन और एंटी कोगुलेशन सिस्टम दे वर्क टुगेदर, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। क्योंकि देखो अभी मैं अपना वॉक कर रहा हूँ, अपने जब भी वॉक करते हैं ना, तो अपने पैरों में भी तो इतनी सारी वेसल्स है, पैरों में इतनी सारी वेसल्स है, छोटी छोटी वेसल है, तो दे ऑल्सो ब्लीड। ओके, तो अपना बॉडी में उस टाइम ब्लीडिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ एंटी प्लेटलेट और फाइब्रिन भी बनता है, और फाइब्रिन बन के पड़ा नहीं रहता वरना वो वैसे ब्लॉक हो जाएगी। साथ के साथ प्लाज्मिनोजन बनता है जो कि प्लाज्मिन बना के उस फाइब्रिन को तोड़ देता है। तो ऐसे अपनी पूरी बॉडी में 24 घंटे क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग पाथवे साथ साथ चलते रहते हैं। क्लॉटिंग के लिए फिब्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है और अपना फिब्रिनोलिसिस के लिए प्लाज्मिन, जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। तो प्लाज्मिन इज फाउंड फ्रॉम प्लाज्मिनोजन। तो अपनी बॉडी में क्या होता है, अभी मेरी बॉडी में आई एम सिटिंग हेयर, तो मेरी बॉडी में प्लाज्मिनोजन पूरी बॉडी में घूम रहा है। ठीक है, भले मेरे क्लॉटिंग हुई है नहीं हुई है। तो एसटी के वर्क सेट फ्री एंड बाउंड प्लाज्मिनोजन बोथ। मान लो मेरे कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट हो गया, तो यहाँ क्या पड़ा है, फिब्रिन पड़ा है, तो यहाँ प्लाज्मिनोजन उसके साथ आके अटैच होगा। मेरा एसटी के आया, उसने इसको एक्टिवेट करा, प्लाज्मिन में कन्वर्ट करो और डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तो इसने फायदा कर दिया, लेकिन मेरा प्लाज्मिनोजन मेरे ब्रेन में भी घूम रहा है, मेरे ब्रेन में भी घूम रहा है। अब यहाँ जब वो एसटी के आएगा ना, तो वो इसको भी नहीं बख्शेगा, वो यहाँ भी प्लाज्मिन को एक्टिवेट करेगा और वहां जो ब्लड को थिन आउट कर देगा, तो द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीजेस। ठीक है, अनलाइक टेनेक्टेप्लेज, रेटेप्लेज, उन सब में क्या होता है, वो दैट इज फाइब्रिन स्पेसिफिक, मतलब जहां प्लाज्मिनोजन
जुड़ा हुआ है फाइब्रिन क्लॉट से, वहीं वो एक्ट करेगा। तो मान लो मेरे एमआई का पेशेंट आया है ना, तो अब यहाँ अगर मान लो मेरा क्लॉट बना हुआ है और यहाँ प्लाज्मिनोजन जुड़ा हुआ है, तो मेरा टेनेक्टेप्लेज रेटाप्लेज सिर्फ यही काम करेगा, मेरे ब्रेन में काम नहीं करेगा। ओके, दैट इज हाउ बोथ वर्क्स डिफरेंटली। दैट इज व्हाई ओवरऑल मोर सेफर आर द लाइक दीज न्यू एजेंट्स, है ना। और सभी में किसका रहेगा, ओवरऑल ब्लीडिंग रिस्क सभी में रहेगा, है ना। जैसे हमने अपनी रेजिडेंसी में अब तक 2-3 पेशेंट देखे थे, मोस्टली देवर लाइक 85-90 year old. That is why we slightly retract back in thrombolizing a old age patient. तो उनमें क्या होता था, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग था, दे डाइड ड्यू टू आईसीएच rather than ड्यू टू एमआई। सो इट इज डबल एज स्वॉर्ड, है ना। बट मोस्टली you will use is until unless there is definite contraindication. I have given a list of contraindication, just mug them up, है ना। उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस बेसिक लॉजिक क्या है, जहां भी बॉडी में एक्टिव ब्लीड हो रही है और जहां भी बॉडी के अंदर हिडन ब्लीडिंग भी हो रही है, वहां आपको क्या करना है, थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है। फिर पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसी है, जैसे मेरे 5 दिन पहले ही मान लो मेरा आरटीए हुआ था और मेरे हेड ट्रॉमा होता, देन यू विल वोंट थ्रोम्बोलाइज, क्योंकि उस साइड की मेरी वेसल्स वीक हो रखी है। मान लो मेरी 14 दिन से पहले ही सर्जरी हुई थी, 7 दिन पहले अपेंडिक्स निकली है, नाउ आई गेट ए एमआई, तो आप मेरे को थ्रोम्बोलाइज नहीं करोगे, क्योंकि जो मेरे सर्जिकल स्कार था वहां इजिली ब्लीड आउट हो सकता है ना। 1 सेकेंड एवरीवन। ठीक है यार, अब एक तो सभी बंदे थम्स अप करके बता दो, आज स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही, ठीक है ना। स्पीड ज्यादा लगे तो बता देना यार, ठीक है। अगर मतलब हाँ ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो काइंडली टाइप इन द चैट कि यार स्पीड ज्यादा है, थोड़ा सा स्लो कर दो। ओके, अब 1 सेकेंड यार। ठीक है, अब अपनों ने क्या डिस्कस करा है कि यार थ्रोम्बोलिसिस कैसे करेंगे और क्यों एसटी के इंडिया में कॉमनली यूज होता है, सरकारी सेक्टर में इट इज चीपर, इट इज इजीली अवेलेबल, और एसटी से ब्लीडिंग होएगा तो एक अमीनो कैप्रोइक एसिड। लेकिन अमीनो कैप्रोइक एसिड क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज डोज यार 1.5 मिलियन यूनिट्स, आई विल शो यू द बॉक्स आल्सो, ठीक है। 1.5 मिलियन यूनिट्स NS100 के अंदर डाल के आप अकॉर्डिंग टू हेरिसन 30 to 45 मिनट्स के अंदर देते हो, दैट इज हाउ यू गिव स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना। इमीडिएटली नहीं देना, ठीक है। उसके बाद अब अपना बात आती है यार, अगर थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देने के बाद भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं होता, या फिर पेशेंट का डोर टू बैलून टाइम, मतलब हॉस्पिटल आप बिल्कुल मान लो मेदांता दिल्ली में काम कर रहे हो, एम्स दिल्ली में काम कर रहे हो, और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इज वेरी एक्टिव देयर, आपका पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ, और पेशेंट चेस्ट पेन एम्स के पास ही घूम रहा था वो, और वहीं उसके चेस्ट पेन हुआ और विद इन 10 मिनट्स आपके पास आ गया, यू इमीडिएटली प्रिपेयर्ड हिम फॉर ओटी और आपने उसका एंजियोप्लास्टी कर दिया, विद इन 90 मिनट्स यू आर इन हिज हार्ट। तो दैट इज कॉल्ड डोर टू बैलून टाइम। वो जब 90 मिनट्स हो तभी प्राइमरी पीसीआई करो। प्राइमरी पीसीआई मतलब चेस्ट पेन के साथ आते ही आपने पीसीआई कर दी, डू नॉट थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट। सेकेंडरी पीसीआई क्या होता है, जो कि हम लोग करवाते थे, क्योंकि हमारा कार्डियो का डिपार्टमेंट लाइक देयर वर ओनली 50 बेड्स अराउंड, है ना, रेजिडेंट्स की भी कमी थी, तो एंड देयर वाज रश ऑफ द पेशेंट्स। तो जो भी नॉर्मल एमआई के पेशेंट होते थे, वी यूज्ड टू थ्रोम्बोलाइज देम, वी गिव देम हेपेरिन, वी गिव देम एंटीप्लेटलेट्स। और अगर पेन रिलीफ नहीं होता था या फिर पेशेंट का एसटी एलिवेशन सबसाइड नहीं होता था और पेन ऑनगोइंग है, देन वी यूज टू देम ट्रांसफर टू देम टू द कार्डियोलॉजिस्ट फॉर पीसीआई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पीसीआई। मतलब आपने कोई एजेंट यूज कर लिया और उसके बाद पीसीआई कर रहे हो, वो सेकेंडरी पीसीआई है। प्राइमरी पीसीआई मतलब पेशेंट आया आपके पास एंड यू इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट, दैट इज प्राइमरी पीसीआई। ओके, अब अपने बात करते हैं कि यार पीसीआई होता क्या, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी मल्टीपल टाइम आपको बताया मैंने, यू गो वाया योर लाइक रेडियल आर्टरी, इफ इट इज एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट इट विल गो फॉर फ्रॉम रेडियल आर्टरी, वरना यू कैन आल्सो गो फ्रॉम फीमोरल आर्टरी, है ना। तो आप इस आर्टरी से जाओगे एंड आर्टरी से यू गो थ्रू द हर्ट, और जहां भी हर्ट में आप डाई डाल के देखते हो, आई विल शो यू द एंजियोग्राम आल्सो। तो डाई डालते ही अगर जहां नैरोइंग होगी वहां डाई का परफ्यूजन पुअर होगा, वहां जाओगे तो एक बैलून टाइप का एक बैलून होएगा, ये स्टेंट है, स्टेंट के अराउंड एक ये स्टेंट है। अब
ये बीच में जैसे लाइक सपोज दिस इज द वायर है ना, दिस इज द गाइड वायर, इसके ऊपर एक ऐसे बैलून, अंदर बैलून है और उसके ऊपर स्टैंड पतला सा चिपका हुआ है। अब जैसे ये इतनी बड़ी सी वेसल है, जैसे इसमें जाएगा ना, इट विल बैलून को अपने इन्फ्लेट करेंगे, ये ऐसे ओपन होगा और पूरी वेसल वॉल को कवर कर लेगा, जो पूरा क्लॉट बीच में यहाँ जमा हुआ था उसको अपने कंप्रेशन से प्रेस कर देगा। लाइक सी, अब वाई वी नीड बाईपास ना, अगर मान लो किसी आर्टरी में 70% से ज्यादा स्टेनोसिस है, 70% से ज्यादा स्टेनोसिस है, तो यू विल डू द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, है ना। मैंने बताया था स्टेनोसिस रेलेवेंट कब मानते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो 20% स्टेनोसिस भी बोलोगे, लेकिन उसमें एंजियोप्लास्टी कब करोगे, जब फ्लो इतना कम हो जाए कि रिस्क ऑफ एमआई है, जैसे 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए। तो अब 70% से ज्यादा एक वेसल है, ठीक है आपने एक स्टेंट डाल दिया, दो वेसल है, ठीक है आपने दो स्टेंट डाल दिए, लेकिन तीन तीन स्टेंट सिंगल सिटिंग में पॉसिबल नहीं होता। तो जो बाईपास कब करना पड़ता है, व्हेन पेशेंट हैज ट्रिपल वेसल डिजीज, है ना। तो अपने 3 और मोर देन 3 वेसल में अगर 70% से ज्यादा नैरोइंग है, यू गो फॉर बाईपास। या फिर डायबिटिक पेशेंट विद डबल वेसल डिजीज, डायबिटिक पेशेंट विद डबल वेसल डिजीज यू गो फॉर बाईपास। या फिर पेशेंट का लेफ्ट मेन आर्टरी के अंदर 70% से ज्यादा नॉरिंग होगी, यू फॉर गो फॉर बाईपास। फॉर बाईपास यू कैन यूज द इंटरनल मेमोरी आर्टरी, है ना। आर्टीरियल ग्राफ्ट है, तो ग्राफ्ट के अंदर अपने क्या करते हैं कि एक आर्टरी को ले लेंगे और उसको एओर्टा से डायरेक्ट जहां ब्लॉकेज था उसके बाईपास कर देंगे आगे। आई विल शो यू द पिक्चर्स। तो एक तो तरीका आर्टरी को लेने का, दूसरा तरीका क्या है, वेन को लेने का। वेन के अंदर क्या होगा, वेन के अंदर कौन सी वेन यूज करेंगे, सेफेनस वेन यूज करेंगे, ग्रेट सेफेनस वेन, लेग की वेन। लेकिन वेन के साथ क्या होता है, कोई भी चैट में टाइप करके बताओ, आर्टरीज आर मस्कुलर और वेन आर मस्कुलर, और वॉल्व किस में होते हैं, आर्टरी या वेन में। फर्स्ट ईयर तो सभी ने पास करा, इतना तो बताओ यार। ठीक है, आर्टरीज आर मस्कुलर और वेन, वॉल्स किस में होते हैं, वेन में। ठीक है, वॉल्स, वी फॉर वी ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि समझो आर्टरी के अंदर तो क्या है, फुल प्रेशर से ब्लड आ रहा है, फुल प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो जहां हार्ट ने पंप करे वो वहीं जाएगा। देयर इज नो रिस्क ऑफ ब्लैक फ्लो, है ना। देयर इज द प्रेशर ऑफ 120/80 mmHg, इतना सारा प्रेशर है, ब्लड डेफिनेटली आगे जाएगा, उसका पीछे आने का कोई चांस नहीं। वेन का प्रेशर कितना होता है, 2 mmHg, 3 mmHg, or somewhere 0 mmHg. That is why they are called capacitance vessels. They can accumulate the blood rather than pumping out the blood. They are called capacitance vessel. Like arteries are called resistance vessel because they are the ability to contract. So that is why they are called resistance vessel. तो वेन के अंदर प्रेशर ही 0 होता है, 2 होता है, तो उसके कारण क्या होता है, there is risk of backflow of the blood. There is risk of backflow of the blood. So there are valves जो कि वो ऐसे पड़े होते हैं, जैसे ऐसे पड़ा हुआ वॉल, तो जैसे ही ब्लड बैकफ्लो आने की कोशिश करेगा ना, इट विल क्लोज द वॉल, ब्लड बैकफ्लो नहीं हो पाएगा। और तो आप क्या करते हो कि वेन को जब भी नीचे से लोगे ना, आप उसको उल्टा डालोगे, उल्टा रखोगे, उल्टा रखोगे, तभी उसके अंदर नॉर्मल परफ्यूजन रिवर्स होएगा। ठीक है, तो ये अपना सारा डिस्कशन हुआ। आई विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स, है ना। इतना मेरे हिसाब से इनफ है, बाकी आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मिल जाएंगे, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, डजंट मैटर विच कोचिंग इंस्टीट्यूट यू हैव टेकन, जस्ट आप उसके अंदर गो थ्रू क्वेश्चन से उनके भले नोट्स देख लो, मोर और लेस यू विल फाइंड द सेम थिंग, है ना। आई एम नॉट गोइंग इन लाइक टू मच डेप्थ, दैट विल बी unnecessary at this level, है ना। Now I will show you the notes here, है ना। ये देखो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, फाइनल पार्ट 2 है। एसटी एलिवेशन एमआई कौन से कब रेलेवेंट मानोगे, कॉन्वेक्स या हॉरिजॉन्टल एसटी एलिवेशन हो 2 mm चेस्ट में और 1.5 mm फीमेल के अंदर चेस्ट में, मतलब V1 to V6 लीड में। लेकिन लिम लीड में सिर्फ 1 mm का ही रेलेवेंट मान लोगे। 1 mm का लिम लीड में 1 2 3 एवियर एवियल एवीएफ, दीज आर ऑल लिम लीड्स। अब ये डायग्राम देखो, 2 3 AVF, ये क्या आते हैं, इंफीरियर लीड्स को काउंट करते हैं। V1 to V4 ये सारा एंटीरियर लीड होता है, जिसमें V1 और V2 को सेप्टल लीड बोलेंगे और V3 और V4 को एंटीरियर लीड बोलेंगे। V5 V6 किस में आता है, लेटरल लीड में, और 1 और AVL भी किस में आता है, लेटरल लीड में। ये बस एक बार रट लोगे, एक दिन लगेगा, तो उसके बाद आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन सा MI कौन सा होता है।
नाउ ये अपना एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है किसका, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट का, ठीक है। तो ठीक है, अब आप इस डायग्राम के अंदर देखो यार, देखो ये अपना एओर्टा जा रही है ऊपर, एओर्टा के साइड में दोनों कोरोनरी ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया मतलब होल्स। यहाँ क्या निकलता है, कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन। ये राइट साइड में गई, इट इज कॉल्ड राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड में गई, इट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो इसको तो आरसीए बोल दिया, और ये लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, इसका 50% है, उससे ज्यादा भी ब्लॉकेज हो जाए, इट इज इंडिकेशन ऑफ सीएबीजी, क्योंकि ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क पेशेंट है। आप इसमें स्टेंटिंग का भरोसा नहीं करोगे, बड़ी वेसल है, यू शुड बाईपास दैट टू द वेसल। फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कन्वर्ट्स इनटू लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। अब आप लॉजिकल रीजनिंग से देखो, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स किधर जा रही है, लेटरल साइड में। ये कौन सी वॉल है, हर्ट की लेटरल वॉल। तो इधर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स इन्वॉल्व होगी तो कौन सा एमआई होगा, इंटीरियर वॉल एमआई। ये नीचे जा रही है कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, अगर ये इन्वॉल्व होएगा तो कौन सा होगा, इंटीरियर वॉल एमआई, क्योंकि किसको सप्लाई कर रहा है, देखो इंटीरियर वॉल को। और अगर लेफ्ट मेन ही चला जाएगा, सबसे ऊपर इनका बड़ा भाई चला जाएगा, तो क्या होगा, लेटरल और एंटीरियर दोनों चला जाएगा, तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई, ठीक है। अगर सेप्टल ब्रांच छोटी छोटी जाएगी, सेप्टल वॉल एमआई। तो सर्कुलेशन आपको आना चाहिए। लोकलाइजेशन ऑफ एमआई यूजुअली आपके लेवल पे नहीं पूछते, यू जस्ट बेटर नो द लीड्स, ठीक है, राइट। अब देखो 2-3 एवीएफ, यहाँ एसटी एलिवेशन मिल रहा है, तो ये देखो ये इंफीरियर वॉल बोलते हैं। इंफीरियर वॉल मेजरली किसके द्वारा बनी होती है, राइट वेंट्रिकल के द्वारा, ठीक है। तो अगर इंफीरियर वॉल एमआई होगा तो 2-3 एवीएफ में एसटी एलिवेशन मिलेंगे, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल एमआई देखो, अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे जाके कौन सी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बना रही है, तो इसमें अगर एसटी एलिवेशन मिल रहे हैं तो वो पोस्टीरियर वॉल एमआई है। तो अब आप देखो ये कौन से सर्कुलेशन से राइज हो रहा है, राइट सर्कुलेशन से, तो इसीलिए पोस्टीरियर वॉल एमआई आपको कब देखने को मिलता है, जब साथ में इंफीरियर और राइट वॉल एमआई हो, इंफीरियर राइट और ये पीछे पोस्टीरियर वॉल एमआई, ठीक है। अब आप जो चीज थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करी थी, देखो हर्ट की वॉल्स कौन सी है, इंफीरियर, सेप्टल, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर वॉल। अब आप देखो नीचे बेस ऑफ हर्ट, इंफीरियर वॉल एमआई किस में दिखेगा, 2-3 एवीएफ में। फिर V1 V2 मैंने बताया था, सेप्टल लीड्स होती है, बीच वाली लीड होती है, सेप्टल लीड होती है, तो ये वाला एरिया चला जाएगा, सेप्टल ब्रांचेस चली जाएगी, तो कौन सा होगा, सेप्टल वॉल एमआई। V3 V4 ये एंटीरियर वॉल एमआई, जब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जाएगी तब। और लेटरल वॉल देखो, ये हर्ट की कौन सी वॉल है, लेटरल वॉल, तो 1 AVL V5 V6 इन लीड में क्या देखोगे, लेटरल वॉल एमआई, ठीक है। दैट इज हाउ यू गो, these two are septal, these are anterior, these are lateral, ठीक है। राइट लीड, राइट लीड है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी सी अलग सी मशीन चाहिए राइट लीड ईसीजी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। राइट लीड ईसीजी के लिए जो आप V1 to V6 लेफ्ट साइड लगा रहे थे ना, उसी को आप राइट साइड लगा लो। देखो V1 V2 V3 V4 V5 V6 सबके नाम आगे R लिख दिया, तो टेक्नीशियन भी जब आपको ईसीजी करके देगा ना, वो V1 से V6 के आगे जो अच्छा टेक्नीशियन होगा ईसीजी टेक्नीशियन, वो उसके आगे क्या लिख के देगा, हर की जगह R लिख देगा, या फिर बड़ा सा ऊपर से राइट लीड ईसीजी कर देगा, ठीक है। इसमें भी 1 mm का एसटी एलिवेशन मिल गया, तो इट इज कॉल्ड राइट वॉल एमआई। नाउ आपका फेवरेट पोर्शन आता है, देखो अब वापस से मैं आप सबको ईसीजी शुरू करने से पहले रिमाइंड करा दूं, क्या क्या देखना है, रेट, रिदम, एक्सेस, टी, क्यूआरएस, टी, ठीक है। अब आप देखो सेकंड लीड देखेंगे सबसे पहले, ये रही अपनी सेकंड लीड। इसमें देखो 1 2 3 4 5 लगभग 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इसकी हार्ट रेट कितनी हुई, 60 बीट्स पर मिनट। और ये कैसी है, रेगुलरली रेगुलर है, रेगुलरली रेगुलर है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल साइनस रिदम। और इसमें आप ध्यान से देखोगे पीक्यूआरएस सब नॉर्मल मिलेगा। अब फाइंडिंग देखो क्या है, 2-3 एवीएफ, एसटी एलिवेशन 2-3 एवीएफ में मिल रहे हैं, तो कौन सा एमआई है, इंटीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल एमआई। साथ में इसमें एसटी डिप्रेशन V2 V3 में मिल रहे हैं, V1 V2 V3 में। तो ये आपको बात बता दूं, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अगर आप इसी, ये जो ईसीजी आपको दिख रही है, इसको इमेजिन करो, इसको आप अपसाइड डाउन कर दो, मतलब आप इसको उल्टा करके देखोगे ना, उल्टा करके देखोगे इस ईसीजी को, लिटरली अपसाइड डाउन कर दोगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये कौन सा एमआई है,
पोस्टीरियर वॉल एमआई, ये वाले आप उल्टे करके इस ईसीजी को देखोगे तो ये आपको एलिवेशन की तरह दिखाई देंगे, तो इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर वॉल एमआई। तो यूजुअली मैंने अभी आपको समझाया था पोस्टीरियर वॉल किससे बन रही है, इस एग्जांपल को देखो, पोस्टीरियर वॉल किससे बन रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी से, तो इसीलिए इसमें इंफीरियर के साथ साथ कौन सा एमआई भी हो रहा है, पोस्टीरियर भी। और अगर इस पेशेंट की राइट लीड कराओगे तो आप क्या साथ में फाइंड आउट कर सकते हो, राइट वॉल एमआई। अब कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस की जो मैं बात कर रहा था, देखो 1 में एसटी डिप्रेशन दिख रहा है आपको, 1 mm का डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन। फिर एवीएल में देखो 3 to 4 mm का डाउन स्लोपिंग एसटी डिप्रेशन दिख रहा है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस होते हैं, कंफर्म एमआई है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ आपको टेकिकार्डिया दिख रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ लगभग अपनी क्या होती है, एसए नोड, तो एसए नोड किससे सप्लाइड है, राइट कोरोनरी आर्टरी से। तो जब भी राइट वॉल एमआई होगा तो एसए नोड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एसए नोड की सप्लाई कम होगी, द चांसेस ऑफ हार्ट ब्लॉक इंक्रीजेस। इसीलिए मैं डे 1 लेक्चर से आपको बोलता जा रहा हूँ, इंफीरियर वॉल एमआई, राइट वॉल एमआई का पेशेंट बहुत बार हार्ट ब्लॉक के साथ आता है, वो मिस नहीं होना चाहिए अपनों से, ठीक है। नाउ सी दिस इज, अब देखो आप इसमें रेट देखो, टेकिकार्डिया है, लगभग 100 बीट्स पर मिनट के अराउंड रेट आएगी, नॉर्मल रिदम है, रेगुलरली रेगुलर है, PQRST नॉर्मल है, टी नॉर्मल नहीं। अब आते हैं अपने इसके STO-T सेगमेंट पे, देखो V1 में थोड़ा सा, लेकिन V2 में आप देखो मोर देन 2 mm, लगभग 5 mm का ST एलिवेशन है यहाँ, ठीक है। V1 से V4 मिल रहा है, तो एंटीरो सेप्टल वॉल एमआई, और साथ में आपको लेटरल भी मिल रहा है 1 और AVL में, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल एसटी डिप्रेशन मिल रहे हैं, देखो 3-3-4-4 mm के 2-3 AVF में, तो एंटीरियर लेटरल वॉल एमआई है। इसमें देखो हार्ट रेट ज्यादा है क्योंकि टेकिकार्डिया कॉमन होता है एंटीरियर वॉल एमआई में, ठीक है। नाउ सी, अब आप इसको देखो, यहाँ भी रेट अराउंड नॉर्मल रेट है, PQRST भी नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर देखो V1 में आपको 3 mm का एसटी एलिवेशन मिल गया, यहाँ 4 mm का मिल गया, और यहाँ तो पूरे 5 mm का मिल गया, यहाँ भी आपको 4-5 mm का मिल गया। तो ये सारे क्या हुआ, एसटी एलिवेशन V1 से V4 हुआ, तो ये तो क्या हुआ, एंटीरियर वॉल। लेकिन इसमें साथ में देखो 2-3 AVF में भी आपको क्या मिल रहा है, एसटी एलिवेशन, और 1 और AVL में एसटी डिप्रेशन। तो ये एंटीरियर वॉल भी गई हुई है और इंफीरियर वॉल भी गई हुई है, इट इज कॉल्ड एंटीरो इंफीरियर वॉल एमआई, ठीक है। ये फिर से अपना डायग्राम आया, यहाँ देखो कितना ज्यादा टैकी है पेशेंट को, यहाँ भी रेट लगभग 98 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। और यहाँ आप एक्सिस देखोगे तो देखो लेफ्ट एक्सिस है, एक्सिस कौन सी है, लेफ्ट एक्सिस है, रेगुलरली रेगुलर रिदम है, 1 और AVF उल्टा जा रहा है तो लेफ्ट एक्सिस है, रेगुलरली रेगुलर रिदम है। और आप ST-T सेगमेंट पे जाओगे तो V1 से लेके V4 तक देखो कितने बड़े बड़े ST एलिवेशन, क्लासिकल पार्डी साइन मिल रहा है आपको, पार्डी साइन, जो कि कॉन्वेक्स ST एलिवेशन मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब आप इस पेशेंट को साथ में 1 और AVL में भी आपको क्या मिल रहा है, ST एलिवेशन, 2-3 AVF में कॉन्ट्रालेटरल चेंजेस मिल रहे हैं, ST डिप्रेशन, तो आप इस पेशेंट को भी क्या करोगे, थ्रोम्बोलाइज या एंजियोप्लास्टी, ठीक है। अब ये सबका फेवरेट पोस्टीरियर वॉल एमआई कैसे देखोगे, देखो ये आप ECG देख के बोलोगे अरे तो ST डिप्रेशन है, ठीक है, बाकी सब इसमें नॉर्मल है, ST डिप्रेशन मिल रहा है V2 से V4 तक, ठीक है। तो इस पेशेंट की ECG आप जस्ट इसको अपसाइड डाउन करके देखोगे ना, इस ECG को उल्टा करके, जब आपके पास पेपर होगा तो आप इसको देखोगे उल्टा करके, एलिवेशन की तरह दिखाई देंगे। पोस्टीरियर लीड कहाँ लगाते हैं, देखो ये पीछे V7 V8 V9 पोस्टीरियर लीड लगाते हैं, ठीक है। अब अलग से अच्छा टेक्नीशियन होगा तो वो V7 V8 9 में देखो, आप ध्यान से देखोगे 1 mm के यू कैन फाइंड ST एलिवेशन, ठीक है। 1 mm के ST एलिवेशन राइट और पोस्टीरियर में वैलिड होते हैं, लिम्ब की तरह 1 mm के इनमें रेलेवेंट होंगे, ये चेस्ट लीड में काउंट नहीं होगी, अलग से आप याद रखना, राइट और पोस्टीरियर लीड में भी, राइट और पोस्टीरियर लीड में 1 mm का भी काउंट हो जाएगा, तो यहाँ भी ST एलिवेशन है। तो अब आप देखो इस पेशेंट के अंदर एंजियोग्राफी करी, ये ना पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी, ठीक है। यहाँ देखो आगे नैरोइंग होगी पूरे रास्ते की, जैसे अपने एंजियोप्लास्टी करी, देखो कितनी अच्छी सप्लाई आई, पेशेंट नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ ST एलिवेशन एमआई, ये सब अपनों ने डिस्कस कर लिया, कल भी करा था। लोडिंग डेज देंगे, मोर्टेलिटी डिक्रीज करता है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन की। उसके अलावा आप क्या दोगे, च्यूएबल
एस्पिरिन दोगे, साथ में मोनामॉर्फिन, ऑक्सीजन ओनली इफ सैचुरेशन इज लो। आजकल की रिसर्च ने बताया है कि अगर आप नॉर्मल सैचुरेशन पे ऑक्सीजन देते हो ना, इट इवन इंक्रीजेस द मोर्टेलिटी। ठीक है, आप पेरीफेरी में बैठे हो, आप हेपेरिन दोगे, अब पेरीफेरी में आपके पास एंजियोप्लास्टी तो है नहीं, तो आप थ्रोम्बोलिसिस करोगे अगर आपके पास डीसी शॉक इजीली अवेलेबल है। अदरवाइज थ्रोम्बोलिसिस आइडियली करना चाहिए, बट यूजुअली अपने इंडियन सेटअप में रेफर कर देते हैं। तो अपने थ्रोम्बोलाइज कर दिया, अगर 90 मिनट से ज्यादा है तो 90 मिनट से डोर टू बैलून टाइम कम है, प्राइमरी पीसीआई मतलब पहली बार में पीसीआई कर दोगे। अब ये डायग्राम्स देखो, ये अपने गाइड वायर है। कौन सी टेक्निक यूज होती है, आपके क्वेश्चन आता है सिल्डिंगर टेक्निक। कोई भारी से टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं करते, एक पहले नीडल डालते हैं और उसके अंदर गाइड वायर डालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिल्डिंगर टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, होलो नीडल होती है। कौन सी नीडल होती है, होलो नीडल, जिससे तार घुस जाएगा अंदर वेसल के अंदर। आप नीडल से वेसल को पंचर करोगे और उसके अंदर तार डाल दोगे, वायर डाल दोगे, जिसको बोलते हैं गाइड वायर, और उसके ऊपर बैलून चढ़ा हुआ है। अब देखो साइड में एथ्रोमेटस प्लाग बना हुआ है और मैं अंदर जाके बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो इन्फ्लेट करके देखो स्टेंट ने सारे एथ्रोमेटस प्लाग को कंप्रेस कर दिया और नॉर्मल फ्लो को रिजॉल्व कर लिया। तो अब आप ये एग्जांपल देखो सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी के। ये आप देखो, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आगे क्या बन रहा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये सॉरी ये सर्कमफ्लेक्स है। अब ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में आप देखो ब्लॉकेज है। ठीक है, अब अपनों ने स्टेंट खोल दिया, आप देखो फ्लो कितना बढ़िया रिजॉल्व हुआ। ठीक है, तो इट इज रिजल्ट ऑफ एंजियोप्लास्टी। ठीक है, फिर आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ भी आप देखो कि आपको बिल्कुल ही कम ब्लड फ्लो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट नैरोइंग है। और जैसे ही आपने एंजियोप्लास्टी कर दी, देखो ब्लड फ्लो कितना बेटर हो गया। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ एंजियोप्लास्टी। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। यार आपने देखोगे एप्टी, फिबेटाइड, टीरोफिबेन, एप्सिक्सिमैब, ये भारी भारी ड्रग्स कहाँ यूज होती है। हमने भी यूजी पीजी में नहीं करी यूज, क्योंकि कार्डियोलॉजी के इतना उसमें डायरेक्ट कैथ लैब का हमारे पास एक्सपोजर नहीं था। तो दीज आर यूज इंट्रा ऑपरेटिवली, है ना। ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है, बहुत बार स्टेंट भी तो आर्टिफिशियल चीज है, द चांसेस ऑफ गेटिंग स्टेंट स्टेनोज इटसेल्फ जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन इज वेरी कॉमन, है ना। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हो, लॉन्ग एक्टिंग ये आईवी आईवी एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, टीरोफिबेन, एप्टीफिबेटाइड, एप्सिक्सिमैब। ठीक है, और आप बहुत बार अगर पेशेंट अफोर्डेबल, यू गिव ड्रग इल्यूडिंग स्टेंट। ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्टेंट होते हैं जिनके, ये जैसे स्टेंट था ना, इस पे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ड्रग पड़ी होगी, जैसे सीरोलिमस, एविरोलिमस। ये ड्रग क्या होगी, लॉन्ग स्टैंडिंग क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, तो ड्रग इल्यूडिंग स्टेंट बोलते हैं। ये तो अपना डिस्कस कर लिया एंजियोप्लास्टी के बारे में। अब आएंगे थ्रोम्बोलिसिस के बारे में। थ्रोम्बोलिसिस कैन बी फिब्रिन स्पेसिफिक और फिब्रिन नॉन स्पेसिफिक। जो कि एसटी के स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, फिब्रिन नॉन स्पेसिफिक। वर्क फॉर बोथ ऑन बोथ फ्री एंड बाउंड प्लाज्मिनोजन, आपका फार्मा का क्वेश्चन है, इसलिए ब्लीडिंग बढ़ाएगा, पूरी बॉडी में खून पतला करेगा, सिर्फ जहां क्लॉट है वहां नहीं। ठीक है, लेकिन क्यों यूज होता है, चीपर है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, एल्टाप्लेज, रेटाप्लेज, टेनेक्टाप्लेज 20 से 40,000 कहेंगे, कॉस्टलियर है। वर्क ओनली ऑन प्लाज्मिनोजन दैट इज अटैच्ड टू द फाइब्रिन, तो क्लॉट स्पेसिफिक होते हैं, वहीं काम करेगा जहां क्लॉट है, तो ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाएगा। विंडो पीरियड थ्रोम्बोलिसिस का कितना होता है, 12 घंटे। डोर टू नीडल टाइम मतलब मरीज के आते ही हॉस्पिटल में एसटी की कितनी देर में शुरू होना चाहिए, 30 मिनट में। इसी से पूछा जाता है, अच्छा कार्डियो का हॉस्पिटल कौन सा जहाँ ईसीजी चेस्ट पेन के साथ कितनी देर में हो जाए, 5 मिनट में। डोर टू ईसीजी टाइम। और अच्छा न्यूरो का हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ 15 मिनट में सीटी स्कैन हो जाए। ठीक है, डोर टू सीटी स्कैन। ठीक है, मान लो सीवी का पेशेंट आया, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर थ्रोम्बोलिसिस इन सीवी पेशेंट आल्सो। ठीक है, अब आप देखो फाइब्रिन है, फाइब्रिन टूटता है किसके द्वारा, प्लाज्मिन के द्वारा, प्लाज्मिन के द्वारा। अब प्लाज्मिन किससे बनता है, प्लाज्मिनोजन से। तो एसटी के तो पूरी बॉडी में प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट करेगा, लेकिन टेनेक्टाप्लेज, रेटाप्लेज, एल्टाप्लेज जहां प्लाज्मिनोजन फाइब्रिन से जुड़ा हुआ है वही एक्टिवेट करेगा। एंटीडोट क्या है, अगर एसटीके से ब्लीडिंग हो जाए, ट्रेनेक्सा, बहुत कॉमनली इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रेनेक्सा बोलते हैं। बाकी एग्जेप्ट सॉल्ट के एसिड, ट्रेनेक्सेमिक एसिड। दूसरा इसका भाई कौन सा है, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोलिसिस में क्या होती है, ब्लीडिंग। ठीक है, लेकिन इतनी भी कॉमन नहीं है जितना बोलते हैं, है ना। यू शुड यूज थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। बस आपको हमेशा पेशेंट से सिंपल भाषा में क्या हिस्ट्री लेनी है कि आपकी कोई 3 महीने में एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, कोई दिमाग में
ट्यूमर तो नहीं है या फिर पेशेंट को दिमाग में कभी आईसीएच तो नहीं हुआ। तो अगर लास्ट 3 मंथ में स्ट्रोक हुआ है कौन सा इस्केमिक, तो बिल्कुल नहीं यूज करना। दीज आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। बीपी 180 से ज्यादा है, नहीं यूज करना, पेशेंट ब्लीड से मर जाएगा। इंट्राक्रीनियल मास है तो भी नहीं यूज करना। जो मास के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है ना ब्रेन के अंदर, दीज आर फ्रेजाइल ब्लड वेसल, देयर कैन इजीली रप्चर। आईसीएच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपसे पूछा जाए लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है थ्रोम्बोलिसिस का, मान लो मेरे को 5 साल पहले आईसीएच हुआ था, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ किसके पास साथ, एमआई के साथ, यू विल डायरेक्टली गो फॉर एंजियोप्लास्टी। अगर आप पीएचसी पे बैठे हो तो आप एंजियोप्लास्टी, नहीं तो ड्यूअल एंटीप्लेटलेट, लो मोलिकुलर वेट इफ एनी यू कैन गिव। लेकिन आपको क्या नहीं देना, थ्रोम्बोलाइज नहीं करना, क्योंकि आईसीएच के बाद भी वेसल्स फ्रेजाइल हो जाती है। एट्रिक डिसेक्शन, नोज, हेड ट्रॉमा, 21 दिन पहले सर में चोट लगी है तो नहीं देना। सर्जरी लास्ट 14 दिन में हुई है, नहीं देना। मेलाना हो रहा है तो देना है, नहीं देना। लेकिन कब दे सकते हो, स्टूल ऑकल्ट, मान लो देखो फ्रैंक ब्लड आ रहा है या फिर ब्लैक ब्लैक स्टूल आ रहा है तो नहीं देना। लेकिन स्टूल नॉर्मल कलर का है, मतलब इतनी कम ब्लीडिंग है, तो दिट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, तो स्टूल ऑकल्ट में आप दे सकते हो। ठीक है, अब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बताया था, ओल्ड एज में वेसल फ्रेजाइल आती है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है। सीपीआर 10 मिनट से ज्यादा, इसका मैं बता देता हूँ। देखो अगर मान लो आप, जैसे हम बहुत बार क्या होता था, एमआई का पेशेंट आते कोलैप्स हो जाता था, तो हमको सीपीआर करनी पड़ती थी, वो वीटी में होता था तो उसको एमेडोरॉन और डीसी शॉक भी देते थे, पेशेंट रिवर्ट हो जाता था। तो इट वाज मोस्टली आर जजमेंट की वेदर टू थ्रोम्बोलाइज और नॉट, है ना। तो हमेशा हम उसको सीपीआर खुद देते थे, एंड वी ऑलवेज ट्राई नॉट टू ब्रेक द रिब्स। ठीक है, अगर रिब ब्रेक नहीं होती थी ना तो वी विल डू गो फॉर थ्रोम्बोलिसिस। कई बार 15 मिनट तक भी सीपीआर चलता था हम, तो इट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे डिसाइड करना है। प्रेगनेंसी इज ऑलवेज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, आईएनआर ज्यादा है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, वो भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिब फ्रैक्चर, कैन एनीबडी टेल यार रिब फ्रैक्चर में मैं क्यों नहीं देना चाह रहा? किसी को नहीं आइडिया? ठीक है, ये चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन चीज बस रिब फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्लेल चेस्ट हो जाती है। ठीक है, फ्लेल चेस्ट होगी तो जब भी कोई पेशेंट का पेरेंट दे रहे हो, सीपीआर हो रखा है, ऑलवेज आप उसके चेस्ट पे हाथ रखोगे, देखोगे पैराडॉक्सिकल मूवमेंट तो नहीं है क्या। प्लीज एवरीबडी ये सब याद रखना। सर्जरी के आपका फेवरेट क्वेश्चन आते हैं, सर्जरी में ट्रॉमा का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकली भी रेलेवेंट है। फ्लेल चेस्ट क्या होता है, 2 और more than 2 कंटिग्यूअस रिब्स होती है, जो कि 2 या more than 2 साइड्स पे ब्रेक हो जाए तो उसके कारण क्या होगा, वो एक सेगमेंट होगा जो कि थोरेसिक केज के साथ ब्रेक ही नहीं होगा। सिंगल सिंगल पोर्शन में फ्रैक्चर हो उसको फ्लेल चेस्ट नहीं बोलते, तो फ्लेल चेस्ट आपको पता होना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी बाईपास, आई जस्ट वांट टू शो यू फ्यू इमेजेस ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ कि व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, आप कौन सी स्टेनोटोमी कोड करते हो। ये सब क्वेश्चन आते हैं सर्जरी के, सिर्फ मेडिसिन नहीं, सब कुछ आना चाहिए। कौन सी है, बीच में से काट रहे हो ना पेशेंट को, तो मीडियन स्टर्नोटोमी, है ना, मीडियन थोरैकोटोमी बोलते हैं इसको, मीडियन थोरैकोटोमी करोगे पेशेंट की। ठीक है, फिर आपने रिब केज बीच में से तोड़ दिया, स्टर्नम बीच में से तोड़ दिया, यू कैन सी द हर्ट। अब आप देखो, जैसे ये इसने बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाया, देखो यहाँ कंप्लीट नैरोइंग है। ठीक है, मोर देन 70% 2 और more than 2 वेसल्स में है, 3 और more than 3 वेसल्स में। तो अब आप देखो, यू कैन नॉट इवन पुट योर गाइड वायर इनटू इट यार। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने एक बाईपास ग्राफ्ट बना दिया, जो कि देखो यहाँ एओर्टा से, ये देखो ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, यहां से निकल रहा है, और ये ग्राफ्ट, ये देखो ये नीचे जाता 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 जो इस एरिया का तो ना, इसको बाईपास कर जाएगा और इसके आगे आके देखो सप्लाई कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाईपास ग्राफ्ट, कि आप ऊपर वाली मेन आर्टरी से सप्लाई लेके सीधा जहां ब्लॉकेज है उससे आगे सप्लाई कर देते हो। तो देखो जैसे इस पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिजीज थी, और इवन अपने बोल सकते 4 वेसल इसकी ब्लॉक थी। ठीक है, अब 4 वेसल में स्टेंट तो लगाने से रहे, तो देखो एक यहाँ मान लो यहाँ ये नैरोइंग थी, तो देखो इस वेसल से अपनों ने इस पेशेंट को बाईपास लगा दिया। मान लो इसमें पेशेंट के एक बार यहाँ नैरोइंग है, दूसरी बार यहाँ नैरोइंग है, तो अपनों ने एक ये ग्राफ्ट लगा दिया और ऊपर एक ब्रेकियोसेफेलिक से ये ग्राफ्ट लगा दिया, ये एओर्टिक आर्च से आ गया। ठीक है, यहाँ नैरोइंग थी तो अपनों ने एक एओर्टिक आर्च से ये भी ग्राफ्ट लगा दिया। तो यू शुड नो व्हाट बाईपास ग्राफ्ट इज। ठीक है, अब देखो ये भी डायग्राम उसी चीज को बता रहे हैं। ये ग्राफ्ट मैंने ऊपर से आया, ठीक है,
आर्टिफिशियल नेचुरल पेशेंट की इंटरनल मेमोरी आर्टरी लेके और मैंने ये ब्लॉकेज था इसके आगे यहाँ बाईपास करके इसको जोड़ दिया। देखो ब्लॉकेज था यहाँ से तो आ नहीं सकते थे, तो मैंने बाईपास करके, इट इज कॉल्ड बाईपास, कोरोनरी आर्टरी को बाईपास कर दिया अपनों ने। ठीक है, कौन सी वेन यूज करते हैं? सेफेनस वेन, ग्रेट सेफेनस वेन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा वीनस बाईपास ग्राफ्ट है। अगर आप आर्टरी बोलोगे तो आर्टरी नेचुरल मॉर्फोलॉजी को रिजेंबल करती है, तो इट इज कॉल्ड अपना इंटरनल मेमोरी आर्टरी की हाफ लाइफ ज्यादा होगी, मतलब हाफ लाइफ क्या, उसकी लाइफ ज्यादा होगी, 10 साल तक यूज करेंगे। जबकि सेफनेस वेन को सिर्फ कितने साल तक यूज करते हैं? सेफनेस वेन यूजुअली 5 से 10 साल तक चलती है, 5 to 10, और ये 10 से 15 साल तक चल जाती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इंडिकेशन ऑफ सीएबीजी मैंने आपको बताया था, ट्रिपल वेसल डिजीज हो सकती है, डायबिटीज विद डबल वेसल डिजीज होती है, लेफ्ट मेन में अगर 50% से भी ज्यादा ब्लॉकेज है तो भी करोगे, और अगर डबल वेसल डिजीज है मतलब 2 वेसल में मोर देन 70% नैरोइंग है लेकिन एलवी डिसफंक्शन सीवियर है, मान लो ईएफ 30% ही है, तो आप कर दोगे। स्टेनोसिस कब रेलेवेंट बोलते हैं? जब 70% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई फाइनल टॉपिक अब उन्होंने वीटी पढ़ लिया था, वो भी मिलता है, वीफिब पढ़ लिया था, वो भी इसमें मिल सकता है। कार्डिक टेम्पोनार्ड है ना, इतना बड़ा एमआई हो कि वॉल ही रप्चर हो जाए, या फिर हाइपोटेंशन मैंने बताया बहुत कॉमनली रीजनल वॉल मोशन मनोमिलिटी होगी तो पेशेंट का बीपी कम होगा, या फिर ट्रांसम्यूरल एन्यूरिज्म मिल जाएगा तो एन्यूरिज्म कैन इजीली रप्चर, है ना। और ड्रेसलर सिंड्रोम, ये आप अलग से मैं या तो कभी किसी और लेक्चर में बता दूंगा व्हाट इज ड्रेसलर सिंड्रोम। अब मेरे को ये बताओ कि यार कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द सीएचबी आपको किस पेशेंट में मिलेगा, कोई बताएगा? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कौन से एमआई के पेशेंट में मिलेगा? अब तो बता दो यार, पूरा लेक्चर ओवर हो गया। ऐसे मत बोले यार शेख ना। देखो एसए नोड को कौन सप्लाई करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी, है ना। लेटरल वॉल को कौन सप्लाई करता है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो राइट जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तभी तो क्या होगा? तभी तो पेशेंट का क्या होगा? एसए नोड डिसफंक्शन होगा, और तभी पेशेंट किस में जाएगा? हार्ट ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इसीलिए आप कौन से एमआई के अंदर कॉमनली यू फाइंड ब्रेडिकार्डिया? दैट इज इंफीरियर वॉल और राइट वॉल एमआई, है ना। आई होप everything is like clear now. I will stop the lecture in 5 minutes, then we will take the class tomorrow. Okay.